नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया। यह प्रश्न हम आपके लिए बीपीएससी के एग्जाम 2008 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। जी दोस्तों, पहला द राइट आंसर यूएसए और कनाडा, इन दो देशों के बीच की रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। चलिए दोस्तों, अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, हर दूसरे एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको इसको नोट जरूर करना है। यह प्रश्न हमारा यूपी एस्टेट 2019 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए। बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको नोट जरूर करना है हर क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर हमारी पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है बार बार प्रश्न। यह हम आपके लिए प्रश्न यूपीएससी 2006 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को तुरंत रोक दिया गया था। चौरी चौरा कांड हुआ था जिसके कारण जो असहयोग आंदोलन सक्रिय रूप से देश में सभी जगह फैल रहा था, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस 2008 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए। बताइए कि महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम और 24वें तीर्थंकर यदि पूछे क्वेश्चन में तो महावीर स्वामी को आपको टिक करना है। चलिए दोस्तों, अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रिपीटेड है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि बाहत कहाँ की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, बाहत कहाँ की मुद्रा है। कई बार एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विदेशों के राष्ट्रीय पशु, जी हाँ दोस्तों, विदेशों के राष्ट्रीय पशु और मुद्राओं को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन विदेशों के राष्ट्रीय पशु या कहीं की मुद्रा पूछ ली जाती है। तो बताइए कि बाहत कहाँ की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर थाईलैंड। थाईलैंड, बाहत हमारी थाईलैंड की मुद्रा है। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हमारा आरपीएफ 2008 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि किस महापुरुष ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट होते हैं। तो बताइए कि किस महापुरुष ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर नीरज सी चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। चलिए दोस्तों, अगला और सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन। हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या यकीन मानिए कि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी के 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। बताइए कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। जी दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पांचवीं छठवीं में ही मिल जाता है। यकीन मानिए कि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए फटाक से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर बाजरा। बाजरा इन में से
चारों में से खरीफ की फसल हमारी कौन सी है? बाजरा। बाजरा हमारी खरीफ की फसल। यह राजस्थान टीईटी 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। सीटेट, जी हाँ दोस्तों, सीटेट जैसे एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। बताइए स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर झूम खेती। यानी जो स्थानांतरित खेती होती है उसी को हम झूम खेती कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी या जो वहाँ के स्थानीय निवासी होते हैं तो वहाँ पर खेती करने के बाद जो है उस ज़मीन को 2 से 4 साल के लिए छोड़ देते हैं, और उसमें जब खरपतवार वगैरह या कटीले वृक्ष वगैरह जब जम जाते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद जब वहाँ पर राख जमा हो जाती है तो फिर उसकी जुताई करके फिर वहाँ पर दोबारा खेती करते हैं, और दोबारा खेती करने के बाद फिर उसको 2 से 4 वर्षों के लिए छोड़ देते हैं। यही हमारी स्थानांतरित खेती कहलाती है। इसी को हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकीन मानिए कि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो आप तुरंत इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है, यदि आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए। आपको 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप जवाब देने में देर मत करिए, फटाक से कमेंट करके बताइए कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यह प्रश्न हमारा यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। बताइए, पहला इज द राइट आंसर अंटार्कटिका। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला और 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको कहता हूं कि आप सबसे पहले इस प्रश्न को रफ कॉपी में नोट करिए। यकीन मानिए कि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले 100% उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यदि आपके सिलेबस में वन टॉपिक है तो यकीन मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बताइए जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ प्रकार के चीड़ पाए जाते हैं। ये चीड़ प्रकार के जो है पौधे पाए जाते हैं। यह प्रश्न हमारा एमपी पुलिस 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी मेहनत के लिए कम से कम आप इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए, यदि आपको लगे कि यार प्रश्न हमारे काम के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा कि यह प्रश्न आपके लिए रखना चाहिए कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह हमारा रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी। आप सभी लोग चलाते होंगे फेसबुक को, तो आप टप से हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला और 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह पूछा भी गया है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको नोट जरूर करते चलना है हर प्रश्नों को। बताइए कि घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर राजस्थान। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजनाओं में से एक है। चलिए दोस्तों अगला और 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में जीएसटी प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न कि भारत में जीएसटी में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में सबसे ज़्यादा दर कौन सी है, यह सबसे ज़्यादा या अधिकतम दर कौन सी है जीएसटी में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 28%। 28% से ऊपर आप किसी भी वस्तु पर जीएसटी नहीं लगा सकते। जीएसटी के दायरे में जितनी भी चीज़ें आती हैं, अधिकतम यदि आप मूल्य दर लगाएंगे, अधिकतम दर लगाएंगे तो 28% जीएसटी ही लगाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 28% जीएसटी लग्जरी चीज़ों में लगाई जाती है। बाकी जो होती हैं हमारी उनमें कम चीज़ों में, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनमें 10 से 12% की जीएसटी ही लगाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला और 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आपको मालूम ही होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए संविधान से रिलेटेड कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष का नाम पूछा गया है
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? जी हाँ दोस्तों, सिक्किम को कब भारत का राज्य बनाया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर किए कमेंट करके बता दीजिए कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। हमारा यूपी टीईटी जूनियर के पेपर में जो 6 से 8वीं का क्वेश्चन पेपर होता है यूपी टीईटी का, उसमें 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, झारखंड। इन चारों राज्यों में से जो झारखंड राज्य है वह बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार की कोई सीमा को साझा नहीं करता। चलिए दोस्तों अगला और 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इसको तुरंत बिना देर किए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप बिना देर किए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारे लिए आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। यकीन मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आने ही वाला है, छपने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार का नाटक है मुद्रा राक्षस, यह किसने लिखा था? बताइए, यह प्रश्न हमारा एसबीआई के क्लर्क 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बताइए। चौथा इज द राइट आंसर, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक को लिखा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि गोल गुम्मद कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपको यह बताना है कि गोल गुम्मद कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। गोल गुम्मद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप अच्छे अंक लाएंगे, यकीन मानिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए एक प्रकार का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी दोस्तों, 2009 में। दूसरा इज द राइट आंसर, 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आप इसी प्रश्न से अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में श्रद्धा का, आस्था का एक विशेष महत्व है। इसी को देखते हुए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है। यह एक बार अलग, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप समझिए कि ये किसी भी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है। यदि आपके टॉपिक में मेला है तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, लेकिन हमारा देश एक श्रद्धा का देश माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न को कई बार रिपीट भी किया गया है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। पहला इज द राइट आंसर, 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि वाक्य के घटक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि ये जीके के क्लास में ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन कई बार यह एग्जामों में बार बार पूछा गया है, कई बार भी पूछा गया है, तो हमने सोचा कि इस प्रश्न को आपके लिए रखना चाहिए। यह प्रश्न हमारा वीडियो के 2008 के क्वेश्चन पेपर से हम लेकर आए हैं। बताइए कि वाक्य के घटक होते हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पहला इज द राइट आंसर, उद्देश्य और विधेयक। उद्देश्य और विधेयक यह वाक्य के ही 2 घटक होते हैं। चलिए दोस्तों अगला 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए ये प्रश्न इस वीडियो में रखना चाहिए कि परिवार संज्ञा का कौन सा समूह है। फटाक से बिना देर किए कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न हमारा MPTGT 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। बताइए कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जी हाँ दोस्तों, समूहवाचक। पहला इज द राइट आंसर, समूहवाचक संज्ञा परिवार
संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों अगला 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिए, बताइए कमेंट करके कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है। रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी गया है। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के पंथ हैं। चलिए दोस्तों अगला और 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 25वें नंबर का प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2017 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताइए कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चौथा इज द राइट आंसर, विनायक सावरकर। विनायक सावरकर, जी दोस्तों विनायक सावरकर द्वारा यह क्वेश्चन या अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में कितनी बार रिपीट हुआ और इसका आंसर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। आपको स्वयं इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए आपको लगे कि यह प्रश्न हमारे तैयारी में मददगार साबित हो सकते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल 2008 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ था क्वेश्चन ये कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों पहला द राइट आंसर, श्रीनिवास रामानुजन के उपलक्ष्य में या उनकी याद में या स्मृति में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है या कब आयोजित किया जाता है आपको बताना है राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए दोस्तों अगला और 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताइए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? आपको बिना देर किए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। जय दोस्तों पहला द राइट आंसर, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास को लिखा था। चलिए दोस्तों अगला और 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? जी दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में रख दिए जाते हैं और आपने विशेष तौर से पढ़ा नहीं होता तो आप गलत टिक करके आ जाते हैं। जी दोस्तों कई बार आप ऐसे प्रश्नों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में अंक कटवा देते हैं। बताइए कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पूछा गया, यह विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जी दोस्तों पहला द राइट आंसर गेहूं। गेहूं हमारी खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। चलिए दोस्तों अगला और 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सबसे पहले इसको क्वेश्चन पेपर में आप लिख लीजिए। जी दोस्तों सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको खुद जब आप एग्जाम देंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। जी दोस्तों यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया था प्रश्न। जी दोस्तों पहला द राइट आंसर नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नमस्कार साथियों, आज के हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं यह चैनल हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।